नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी विकास कुमार। 1.5 घंटे का सत्र बचा है। बाजार में आज हमने देखा कि निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन तेजी दिखाई, हैट्रिक लगी, संकेत अच्छे थे। हालांकि निश्चित तौर पर 26,000 का जो लेवल है एक बड़े हर्डल के तौर पर काम कर रहा है और उसके पास से हमने रिवर्सल भी देखा और 25,900 के आसपास निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। गेंस जो रह गए हैं वो बहुत ही सीमित हैं, करीब करीब 40 अंकों के आसपास के। इंट्राडे में गेंस लगभग 100 अंकों के आसपास हो गए थे, लेकिन कुछ बड़े शेयर वहां पर हम देखते हैं कि मोमेंटम थोड़ा वीक हो रहा है। एचडीएफसी बैंक हो गया, आरआईएल होगा और उसके चलते पूरे इंडेक्स पर हमने प्रेशर आते हुए देखा। सवाल यह है कि बाजार में अभी आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ऊपरी स्तरों से जो डिप आ रहा है इसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? बाजार के लिए यहाँ से हर्डल्स क्या हैं? बाजार के लिए टेलविंड्स क्या हैं? ये तमाम चीजें आपके मन में होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले 1.5 घंटे में और एक से बढ़कर एक ट्रेड आपके लिए लेकर आएंगे और जो नतीजे आ रहे हैं हम बारीकी से उनका विश्लेषण करेंगे। हमारी नजर उन पर बनी हुई है। आज निफ्टी के लिहाज से या फिर वैसे भी अगर आप देखेंगे निफ्टी के बाहर के भी तो ढेर सारे नंबर्स पर हमारी नजर रहने वाली है। तो क्या क्या हम शो में करेंगे, एक झलक उसकी आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे और फिर बजिंग स्टॉक्स भी हम जानेंगे विकास से। 2:05 पर वायदा के आंकड़ों को थोड़ा टटोलेंगे, समझेंगे कि कहानी क्या दिख रही है आज यहाँ से आगे बाजार के लिए। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़े वोलेटिलिटी की उम्मीद तो थी और वो बाजार में हमें दिख भी रहा है। क्लोजिंग ट्रेड्स हम लेकर आएंगे 2:10 पर। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर। ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड बताएंगे 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने से लेकर अब तक का लेखा जोखा होगा। 3:10 पर बीटीएसटी या फिर अगर संभव हो तो एसटीबीटी के ट्रेड्स आपको बताएंगे और 3:20 पर बाजार में कल आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए यानी कि इवेंट्स टू वॉच, ये हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फटाफट बाजार की जो मेजर जो हाइलाइट्स हैं आपके सामने बड़ी बातों के फॉर्म में पहले रख देते हैं। तो निफ्टी ने आज तीसरे सत्र में तेजी दिखाई तो है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार में दबाव साफ दिख रहा है और 25,900 के आसपास हम देख रहे हैं कि कारोबार हो रहा है। ऊपरी स्तर से लगभग 100 अंकों की गिरावट आ गई है और पिछले कुछ मिनटों में यह गिरावट थोड़ी सी और बढ़ी है। निफ्टी बैंक लाल निशान में है और दिन की ऊपरी स्तर से लगभग 150-200 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी बैंक में आ गई है। 60,500 के क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही आपको निफ्टी बैंक कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर ब्रॉडर पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंकिंग के स्टॉक्स में नहीं है। ज्यादातर शेयर आपको लाल निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। फार्मा और ऑटो शेयरों से आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये जो सपोर्ट है ये भी बहुत ज्यादा सेलेक्टिव दिखाई दे रहा है। निफ्टी का फार्मा इंडेक्स हम देख रहे हैं कि करीब 0.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं बाजार उनको पूरी तरह से रिवॉर्ड कर रहा है। Q3 के दमदार नतीजा है बीएसई के, मार्जिन को छोड़ दे तो हर पैरामीटर पर नंबर अच्छे दिखाई दिए और हमने देखा कि ये शेयर ये करीब 5-5.5% की तेजी के साथ 31.5 रुपए के ऊपर निकल गया, ऑल टाइम हाई से बना है। इसके अलावा मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर में एनएसडीएल, सीडीएसएल और कैम्स के शेयर भी आज चले हैं। एक और शेयर यहां पर हमने देखा कि नतीजा अच्छा है और ये शेयर अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 9 सत्र से तेजी हो रही है और 9 सत्र में लगभग 32-34% चल गया है। अंबर एंटरप्राइजेस का शेयर आज भी देखिए लगभग 5.6% ऊपर है और 7,500 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको दिखाई देंगे। तो ये है बाजार के मेजर हाइलाइट्स। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है और बड़े मूव्स कौन से शेयरों में आ रहे हैं जरा ये भी समझ लेते हैं। विकास के पास है बजिंग स्टॉक्स की पूरी लिस्ट। बताइए विकास, कहां पर आज बड़ा एक्शन हो रहा है बाजार में? बिल्कुल, देखिए जब सेक्टोरल इंडाइसेस को देखेंगे ना तो इस वक्त अगर सबसे ज्यादा कोई चढ़ा है तो निफ्टी मीडिया चढ़ा है, लेकिन उसका वेटेज ज्यादा नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा तेजी है वो है निफ्टी ऑटो के अंदर। तो ऑटो के जो स्टॉक्स हैं वो मार्केट में आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। नोमिरा की एक रिपोर्ट सुबह आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया के ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनको यूएस की ट्रेड डील का बड़ा फायदा होगा और ये बात हम भी लगातार कह रहे हैं। आज ब्रोकरेज हाउस ने भी उस पर मुहर लगाई है तो उसका फायदा होगा और उसको देखिए पूरे पैक को, पूरे ऑटो सेक्टर को उसने जो है वो काफी पॉजिटिविटी भर दी है इसके अंदर। और देखिए आप बजाज ऑटो, यूनो मिंडा, एमएनएम, मारुति सुजुकी तमाम जो है वो, इसके अलावा जो ऑटो एंसिलरी के शेयर हैं उनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये पहला तो निफ्टी ऑटो। आप देखिए कि ऑटो के तमाम शेयर, फार्मा शेयर आज सुबह जो है वो पॉजिटिव थे। सिप्ला और सन फार्मा निफ्टी में टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार जो है वो बढ़ता गया दिन के दौरान अब जो है इनमें गिरावट देखने को मिली और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। और अरबिंदो फार्मा आप देखिए इस वक्त 6% नीचे है। जाइडस लाइफ, इप्का लैब, बायोकॉन तमाम शेयर जो है वो 2 से 6% इस वक्त नीचे
कारोबार कर रहे हैं। फार्मा शेयरों में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देखेंगे अगर Q3 में नतीजों के हिसाब से कहां पे एक्शन आया है सबसे ज्यादा, तो आपको दिखेगा कि एडलवाइस फाइनेंशियल, BSC, इन दोनों आपको शेयरों में देखिए आप 8%, 6% और वेकफिट 7%, 7.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के आप देखिए तो अच्छे नतीजे जहां जहां आए हैं वहां पे शानदार तेजी, शानदार एक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप आगे बढ़िए तो देखेंगे आपके फूड डिलीवरी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसका जो ट्रिगर है वो ये है कि अच्छे नतीजे पहले तो आए, और उसके अलावा इटर्नल पर जेफरीज ने अपनी जो है वो कवरेज शुरू की है, उसका जो है वो असर देखने को मिल रहा है। आप देखिए इटर्नल जो है वो 6% की तेजी, और पीछे पीछे स्विगी, दो ही कंपनियां लिस्टेड है इस स्पेस में, तो दोनों कंपनियों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। स्विगी भी 5% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। उसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जहां पे आज खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिला। जैसे सबसे पहले रेलटेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रेलटेल को 455 करोड़ का ऑर्डर मिला वेस्ट सेंट्रल रेलवे से, और देखिए शेयर आज जो है वो 5% की तेजी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है। सुबह से ही मजबूत बना हुआ है ये शेयर। सीगल इंडिया हम लगातार बात कर रहे हैं, मॉर्निंग में भी हमने बात की थी, और स्टॉक इनफैक्ट मार्केट खुलने के पहले हमने इस पर चर्चा की थी कि सीगल इंडिया में आज क्या हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश भी थे इस पर। सीगल इंडिया को 1700 करोड़ का ऑर्डर मिला रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स में, और मध्य प्रदेश में ये ऑर्डर मिला। आप देखिए शेयर जो है वो 3% ऊपर है, हालांकि ये तेजी और ज्यादा थी, अभी थोड़ी ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसका असर है। विक्रम सोलर ये एक कंपनी जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहती है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, नई लिस्टिंग ही है, और आप 2.5% की तेजी देखेंगे यहाँ पे। खबर यह है कि नोवामा ने कवरेज शुरू किया है, और टारगेट जो रखा है उन्होंने 300 का रखा है, यानी 220 का शेयर 300 जाएगा। इसका मतलब करीब करीब 40% का अपसाइड वो यहां से देख रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी तेजी जो है वो यहाँ पे 2.5% के आसपास इसमें देखने को मिल रही है। ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, तमाम वो सेक्टर हैं जहां पे आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे चुनिंदा मेटल शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी काउंटर से भी कुछ खास बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत सिलेक्टिव सपोर्ट वहां से भी आज देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट का पूरा अपडेट है। चलिए अब एक काम करते हैं, स्ट्रेटजी तो समझनी बड़ी जरूरी होगी कि आप मार्केट में आपको करना कैसा है, ट्रेड कैसे लेना है, क्या कारोबार करना है आपको, निफ्टी में क्या करना चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो स्ट्रेटजी ले लेते हैं। अभिषेक बताइए क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में, क्योंकि एक बहुत सीमित रेंज है। अगर हम देखें हाइज और लोज को काउंट करके तो आज एक्सपायरी के दिन 120 पॉइंट का रेंज है, और उसी में निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो क्या करें ऐसे में? देखिए जो रेंज है ना विकास, ऐसा लग रहा है कि अब अगले 1.5 घंटे में भी वो सीमित ही रहेगी, और 25,900 से लेकर 26,000 की जो रेंज है ना, ये बहुत ही नैरो रेंज में ही निफ्टी रहेगा। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होगा, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि बाजार में आज जो कारोबार हुआ है वो किस तरह का हुआ है। तो लगातार तीसरे सत्र में तेजी है, और आप ये देखिए कि पिछले 7 सत्र में से 6 सत्र में बाजार में मजबूती हो गई है। तो बाजार चल गया था, और अब जो गेन्स है ना वो लिमिटेड होते नजर आएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे वो कहीं ना कहीं बाजार में अब कह सकते हैं कि डिस्काउंट हो चुके हैं। अब बाजार यहां से फ्रेश ट्रिगर्स का वेट करेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि बाजार फिर से कंसोलिडेशन वाले माहौल में जाए। पिछले 3 सत्र की बात करें तो 3 सत्र में लगभग निफ्टी में 250-300 अंकों के आसपास की तेजी हो गई थी। निफ्टी बैंक भी दिन की ऊंचाई से फिसला है। 60,500 के पास एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, उसके आसपास टिकने की कोशिश हो रही है, और लग भी रहा है कि नहीं टिक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से ज्यादा स्लाइड दिखाई दे नहीं रही है। आज ऑटो, मेटल, आईटी, कंजम्पशन, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और सिलेक्टिव ऑयल एंड गैस, जिसमें कि रिलायंस भी शामिल है, ये बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.25% के गेंस हैं, तो गेंस वहां पर भी लिमिटेड हैं। ग्लोबल संकेत भी फिलहाल के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो बहुत ही सपाट कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा, और यूरोप की जो शुरुआत हुई है वो मिली जुली हुई है। अब निफ्टी में स्ट्रेटजी पर आते हैं। आप देखिए कि लगभग 25,000 650 के आसपास से निफ्टी चला था, और आज हमने देखा कि 25,950 के ऊपर निकला, तो 300 पॉइंट के आसपास की तेजी तो हो गई थी। लेकिन क्यों 26,000 का जो लेवल है बाजार के लिए एक बाधा के तौर पर काम करेगा। हेवी कॉल राइटिंग हो रही है देखिए 26,000 के लेवल पर, और लगभग 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी के लिए इस लेवल पर। तो ये 26,000 पार करना ना फिलहाल के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। बाजार को ना कुछ नए लीडर, कुछ नए ट्रिगर की जरूरत पड़ेगी इस लेवल को क्रॉस करने में। शॉर्ट कवरिंग रैली, कुछ अच्छे ट्रिगर्स, ये बाजार को यहां तक लेकर तो आए हैं। अब इसके आगे क्या, इसके लिए कुछ नए सेक्टोरल लीडर, या फिर HDFC बैंक, रिलायंस जैसे लीडर्स बाजार को आगे ले जा पाएंगे, जहां पर आज हम नरमी का थोड़ा रुख देख रहे हैं।
25,800 के नीचे लगता नहीं कि निफ्टी जाएगा। आज की अगर आप देखेंगे 25,900 पर हेवी पुट राइटिंग है, तो ये 25,900 से लेकर 26,000 की जो रेंज है, ये लगता नहीं कि इसके ऊपर या नीचे आज बाजार मूव करेगा। इसी रेंज में आप हो सकता है कि निफ्टी को क्लोज होते हुए देखें। लेकिन मेरा मानना यह है कि बाजार में देखिए मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ है, बाजार थोड़ा ब्रीदर लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और अभी भी जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप की ही होनी चाहिए। तो 25,800 के 50 के आसपास आप अपना सपोर्ट लगा के 26,000 के टारगेट के लिए निश्चित तौर पर जो इमीडिएट टारगेट है आप उसके लिए बने रहिए, बाय ऑन डिप कीजिए। कोई शॉर्ट टर्म में फिलहाल बाजार के लिए नेगेटिव ट्रिगर है नहीं, और शॉर्ट की पोजीशन अभी भी सलाह यह है कि आप अवॉइड कीजिए। बाजार यहां से गिरने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा है। निफ्टी बैंक पर आते हैं। निफ्टी बैंक देखिए, अगर आप इस साल की बात करेंगे विकास, तो निफ्टी जो है 0.8% गिरा है, लेकिन इससे डबल की तेजी हो चुकी है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में वैसे भी जो मोमेंटम रहा है स्ट्रांग रहा है। एसबीआई ने कल मोमेंटम अच्छा दिया था निफ्टी बैंक को, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, ज्यादातर शेयर आपको नरमी के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। और यही वजह है कि निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से स्लाइड करके नीचे आया है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि 60,500 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक होगा और 61,000 का रेजिस्टेंस होगा। तो ये निफ्टी बैंक भी एक रेंज में ही रहेगा। ट्रिगर क्या बनेगा बैंकिंग स्टॉक्स के लिए? ट्रिगर ये बनेगा कि अगर एफआईज की खरीदारी मान लीजिए टिक जाती है, तो निश्चित तौर पर मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में आगे भी देखने को मिलेगा। तो एफआईज के आंकड़े यहां से ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। और मैं कल वाली बात फिर से दोहराऊंगा कि मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि इसी सीरीज में हो सकता है कि निफ्टी बैंक में हम फिर से ऑल टाइम हाई बनते हुए देखें। तो निफ्टी के मुकाबले मजबूती वहां थोड़ा ज्यादा रही है, इसके चलते हम देखें कि थोड़ा सा ना आपको स्पीड पर ब्रेक लगती हुई फिलहाल के लिए नजर आएगी। और चूंकि वेटेज तो ज्यादा है ही एचडीएफसी बैंक का और आईसीसी बैंक का, अगर ये चलने शुरू कर देते हैं फिर से, तो हम फिर से निफ्टी बैंक में रफ्तार देखेंगे। तो ये इंडेक्स को लेकर पूरी की पूरी स्ट्रेटजी 26,000 एक बड़ा हर्डल है निफ्टी के लिए। देखते हैं कि बाजार उसको कब पार करता है। ऑप्शंस के डेटा तो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल आज 25,900 26,000 के रेंज में ही हो सकता है कि हम आज वीकली एक्सपायरी होते हुए देखें। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं, मोतीलाल ओसवाल से रुचि जैन जुड़ गए हैं, और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन भी शो में शामिल हो गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। रुचि जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जरा इंडेक्स को लेकर अपना व्यू शेयर कीजिए सर, कैसा लग रहा है बाजार यहां से आपको, और जो ऊपरी स्तरों से नरमी आ रही है, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बाय ऑन डिप का ही मौका तलाशना चाहिए बाजार में? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई थिंक मार्केट का ट्रेंड तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव ही लग रहा है। जो हमने रिसेंटली ये गैप अप ओपनिंग देखी थी यूएस के साथ ट्रेड डील के न्यूज फ्लोज पे, उसके बाद हायर लेवल से हम थोड़ा करेक्ट हुए, बट कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो छोटे मोटे करेक्शन में हमने ब्रेक होते हुए नहीं देखा। एक तो वो गैप एरिया सपोर्ट, ऊपर से 20 डे का ये में भी एक अच्छा नो सपोर्ट हम मार्केट्स के लिए देख रहे हैं। और जैसे स्पेशली जो ब्रॉडर मार्केट्स में हमने मूव देखा है, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी मार्केट्स में कुछ कंसोलिडेशन या नेगेटिविटी होती है तो मार्केट ब्रेथ एक बड़ा इंडिकेटर रहता है। पर मार्केट ब्रेथ पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देखिए तो काफी हेल्दी है। सो क्लियर एक ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। सो जिसके कारण हमें लग रहा है कि डेफिनेटली एक बाय ऑन डिप का मार्केट है कि जहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन अब ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये छोटे मोटे जो करेक्शन आएंगे उसमें इमीडिएट सपोर्ट पहले 25,800 के आसपास रहेगा निफ्टी के लिए, बट पोजिशनल सपोर्ट 25,650 के अराउंड बिल्ड हो चुका है। और जब तक ये पोजिशनली 25,650 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तब तक ये कोई भी छोटे मोटे डिप्स अगर आते हैं मार्केट में तो उसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो 25,800 आई थिंक पहला नो लेवल रहेगा जहाँ पे हम इमीडिएट सपोर्ट आते हुए देखेंगे। सो कोई भी अगर 101 पॉइंट की गिरावट अगर यहाँ से मार्केट में मिलती है तो सर्टेनली बाइंग के लिए मौके वहां पे ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, तो बाइंग के लिए मौके ढूंढने चाहिए गिरावट पे, लेकिन बाइंग के लिए मौके ढूंढने का काम जो है वो हम आसान कर देते हैं। शो की शुरुआत में ही 2:15 के आसपास हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स। तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं अभी क्लोजिंग ट्रेड्स। और रुचित जी से हमने पहले मार्केट की स्ट्रेटजी ली है, तो सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की भी, कि रुचित जी कौन से शेयर्स, कौन सी स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को आज अगले 1.5 घंटे के लिए? दो स्टॉक्स है जहाँ पे हम एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो संवर्धन मदरसन,
एक कंटिन्यूस हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये स्टॉक में है। आज स्टॉक में देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में रिसेंट स्विंग हाइस को भी सरपास किया है। सो यहाँ पे टेक्निकल सक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, तो करंट लेवल्स पे भी हम सलाह दे रहे संवेदना मदरसन में खरीदारी करने की 123 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 138 के आसपास के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए पीएसयू स्पेस में से ओएनजीसी के चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एक वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट हमने फरवरी के फर्स्ट वीक में ये स्टॉक में देखा था। उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है, बट ये पूरे कंसोलिडेशन में जो वॉल्यूम्स हमने ब्रेकआउट पे प्राइस अपमूव में ओएनजीसी में आते हुए देखा था जनवरी एंड फरवरी शुरुआत में, वैसे कोई भी करेक्शन या कंसोलिडेशन में वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं है। सो प्राइस ऊपर गया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, कंसोलिडेशन हो रहा है लो वॉल्यूम्स के साथ। आई थिंक ओवरऑल ये अच्छे पॉजिटिव साइंस है। और कंसिडरिंग के लगभग ये जो ब्रेकआउट भी आया है रिसेंटली, वो लगभग 1-1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। सो ओएनजीसी हमारे हिसाब से एक अच्छे मूवमेंट के लिए यहाँ पे रेडी है। तो करंट लेवल्स में यहाँ पे शॉर्ट टर्म के नजरिए से खरीदारी करें, 262 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 284 के टारगेट्स ओएनजीसी में आ सकते हैं। तो दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर, ओएनजीसी 284 के टारगेट आपको आ सकते हैं, 262 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और दूसरा जो स्टॉक है वो है संवर्धना मदरसन का, 123 का आपको रखना है स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट जो है वो 138 के आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर जो इस वक्त 129 के आसपास चल रहा है। तो ये दो राय जो है वो, दो स्ट्रेटजी जो है वो सजेस्ट की है रुचित जैन जी ने। चलिए अब एक काम करते हैं, अंशुल जी के पास चलते हैं और अंशुल जी से लेते हैं आज की क्लोजिंग ट्रेड्स। अंशुल जी बताइए। अच्छा, पहले 3 अपडेट रहेंगे। सुबह टाटा कैपिटल बाय किया था 351 पे, टारगेट हो गया 357 का। दूसरा, अभिषेक जी ने जो टाटा स्टील पे पूछा था 205 पे 211 हो चुका है, वहां भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, पहला टारगेट। तीसरा, रेन इंडस्ट्री 9:30 बजे जो बाय कॉल दिया था 169 175 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो वहां भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तीनों से कैपिटल खाली हो गई है, तो फिर वहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और उसी की वजह से निफ्टी भी अटकी हुई है। तो जैसे बैंक निफ्टी चलेगी निफ्टी भी चल देगी। डीसीबी बैंक क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 8 दिन का फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 197.50 198 की रेंज में बाई करना है। 196 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 204 रुपए 50 पैसे का पहला टारगेट रहेगा। तो डीसीबी बैंक बाई रहेगा क्लोजिंग ट्रेड में। तो डीसीबी बैंक 196 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस और 204 रुपए 50 पैसे 204.5 ये आपका टारगेट होगा डीसीबी बैंक को लेकर। अंशुल जैन जी की ये राय है। चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपने कहाँ मौके तलाशे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्लोजिंग ट्रेड में? गुड आफ्टरनून विकास जी, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हमने 2 मौके तलाशे, एक बाय साइड के लिए, एक सेल साइड के लिए। सबसे पहले बाय साइड के बारे में बात की जाएगी, वो है डाबर इंडिया में लोअर साइड से एक रिकवरी देखने को मिली है और पिछले 2 सेशन से ये अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एमएससीडी में ऑलरेडी पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, सो एक पुल बैक मूव आने का एक्सपेक्टेशन है लोअर लेवल से। सो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है 504 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो है 535 के। दूसरा, हमें शॉर्ट, हमारा साइड से शॉर्ट का रिकमेंडेशन रहेगा वो है एचडीएफसी लाइफ। 2 दिनों पहले यहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड पोलैंड फ्लैग का ब्रेकडाउन देखने को मिला था और कल के सेशंस में जो हल्की फुल्की रिकवरी आई थी वो आज गेन देता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी लाइफ में जो वीकनेस है कंटिन्यू रह सकती है। स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ और बढ़ता जा रहा है, तो इससे और पता लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमें इसको एचडीएफसी लाइफ को फ्यूचर को शॉर्ट करना है 710 के आसपास, और इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 680 का, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 726 का। ये 2 कॉल्स आपके पास, एचडीएफसी लाइफ का फ्यूचर आपको सेल करना है और 680 का टारगेट आपको रखना है, 726 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। यहाँ आपको कमजोरी देखने को मिल सकती है। ये राय लक्ष्मीकांत जी की है। खरीदारी के लिए उन्होंने डाबर इंडिया दिया है, 535 का आपको रखना है टारगेट और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 504 रुपए पे। तो ये 2 पिक्स। तो अब तक आपके पास कुल 2, 1 और 2 5 सौदे आपके पास आ चुके हैं, 5 ट्रेड आपको मिल चुकी है। अब एक काम कीजिए, आप ये 5 सौदे देखिए, इवेल्युएट कीजिए और वो सौदे डालिए। तब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम और भी ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेंगे, कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर राय लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि एक दायरे का ही कारोबार हो रहा है और 25,900 के आसपास आपको निफ्टी दिखाई देगा। लगभग 50-60 अंकों के आसपास की तेजी है। बहुत ही नैरो रेंज है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है। सपाट कारोबार 60,665 ये है निफ्टी बैंक का लेवल। तो 60,500 के जो सपोर्ट्स हैं बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक शेयर है जहां पर हमने देखा कि शुरुआत थोड़ी सुस्त हुई थी लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ती दिखी है और इसमें पोजीशंस ऐड हुई हैं। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रल की। एस्ट्रल लिमिटेड। रुचि जी आप जरा चेक कीजिए एस्ट्रल क्या इसमें ट्रेड बन रहा है, पैसे बनेंगे इसमें क्या? ब्रेकआउट दिया है आज ये स्टॉक में। पिछले कुछ समय में जो भी ये स्टॉक में जो भी कंसोलिडेशन हुआ था उसमें 1510 एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, जिसके ऊपर आज ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। सो आइडियली यहाँ से नेक्स्ट मेजर हर्डल 1600 के आसपास ही है। सो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक में 1500 या 1490 के नीचे स्टॉप लॉस के 1600 तक के अप्रूव के लिए खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, 1600 रुपए के अपमूव के लिए आप एस्ट्रल में बाइंग कर सकते हैं, तो यहां से भी आपके लिए मौके बन जाएंगे। एक और शेयर जहां पर जो शुरुआत हुई थी थोड़ी नरम हुई थी लेकिन क्लोजिंग होते होते हम देख रहे हैं कि गर्मी इसमें बढ़ गई है, वो है मुथूट फाइनेंस का। और लगातार हम देख रहे हैं कि आज तीसरे सत्र में तेजी है, बाजार भी तीसरे सत्र में चढ़ा है, मुथूट फाइनेंस भी साथ साथ हम देख रहे हैं कि रफ्तार दिखा रहा है। मुथूट फाइनेंस, अंशुल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए? सर मुथूट फाइनेंस में 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे एक बॉक्स बना था जिसका ब्रेकआउट आया है, तो स्टॉक में वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ है। 3,986 यही ब्रेकडाउन पॉइंट था, यहीं तक वापस से रैली आती हुई दिखेगी। तो 100-110 रुपए की अभी यहाँ गुंजाइश बची हुई है अपसाइड की। अगर यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 3,810 रुपए का बनेगा। तो 3,810 के स्टॉप लॉस से अगर चाहें तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। प्रिसाइसली 3,996 का आपका टारगेट बनेगा। बनेगा मुथूट फाइनेंस, आप चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं, ये राय अंशुल जी की तरफ से। अच्छा, एक शेयर औरोबिंदो फार्मा का, नतीजे इनलाइन आए थे कंपनी के, लेकिन जो सिटी की रिपोर्ट आई थी वो सेल की रेटिंग की रिपोर्ट आई थी और वो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 1010 का। औरोबिंदो फार्मा देखिए 1125 ऑलरेडी आ गया, 6.5% की गिरावट इस शेयर में आ चुकी है। एक राय लेते हैं लक्ष्मीकांत जी से औरो फार्मा के ऊपर कि क्या नजरिया उनका बनता है, क्योंकि शेयर अच्छी खासी गिरावट और पूरे फार्मा को ड्रैग कर रहा है इनफैक्ट। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, अगर किसी के पास हैं तो क्या करना चाहिए, या फिर किसी को नई एंट्री करनी है तो क्या ये मौका है क्या, लक्ष्मीकांत जी? कि अभी फिलहाल तो ऐसा कोई मौका मौका नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है 1115 के पास वहां पर फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी इसने अपने 200 डीएमए लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो आपकी एक शॉर्ट टर्म बेसिस पर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो जब तक ऑरो फार्मा 1150 के नीचे सस्टेन करता है तब तक इसमें वीकनेस बना रह सकता है, और 1115 के लेवल्स टूटते हैं तो मुझे लगता है कि और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है 1070 1065 के आसपास। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1060-70 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, यानी गिरावट यहाँ से और ज़्यादा गहराएगी, ये सलाह जो है वो लक्ष्मीकांत जी की। अच्छा, एक शेयर रडार प्यारा निफ्टी 500 में टॉप गेनर की तरह चल रहा है, प्राज इंडस्ट्रीज। 14-14.5% के आसपास ये शेयर चढ़ा हुआ है। हालांकि बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, लेकिन आज अच्छी खासी तेजी, और पिछले एक हफ्ते से आप देखें तो 20% के आसपास की तेजी, अच्छे वॉल्यूम के साथ आज कारोबार हो रहा है। करीब 3.25 करोड़ के वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। अंशुल जी, क्या राय बनती है ये प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में 20%, पिछले एक महीने में 8%, तो ये क्या रिटर्न क्या कहते हैं? हालांकि एक साल में 43% के आसपास करेक्ट भी हो चुका था ये शेयर। सर एग्जैक्टली पिछले 56 हफ्ते में 68% का करेक्शन था और आज बाउंस बैक बना है। 1719% वॉल्यूम राइज है। बॉटम से एक बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं, ये बाउंस बैक एक्सटेंड कर सकता है 358.9 तक, जहां से प्रीवियस ब्रेकडाउन आया था, और वो लेवल निकलता है तो ये बाउंस बैक फिर एक्सटेंड करेगा 394 तक। तो 358, 394 ये दो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। वैसे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, बट अगर फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 320 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। किसी भी तरह की बाय रिकमेंडेशन नहीं है, अगर ले भी रहे हैं तो 320 का स्टॉप लॉस जरूर लीजिएगा।
₹320 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर। और हाल फिलहाल आज को मिला दें तो जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको देख के अगर आप उत्साहित हो रहे हैं तो एक आंकड़ा आपको बता देता हूं कि पिछले साल में प्राज के शेयर में जो गिरावट रही है वो 16 साल की सबसे बड़ी ईयरली ड्रॉप रही है। और इतनी पिटाई के बाद हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल पर थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट आया है और उसके चलते शेयर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और दिग्गज कंपनी के बारे में, क्योंकि आज देखिए बाजार में ना ऑटो शेयरों की रफ्तार ठीक ठाक है। मारुति आपको टॉप गेनर में दिखाई देगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एमएनएम का शेयर ऊपर है। बजाज ऑटो में भी 2% की तेजी है और बजाज ऑटो धीरे धीरे फिर से हम देख रहे हैं कि अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भाव निकल गए हैं ₹9,500 के आसपास के बजाज ऑटो के आपको नजर आएंगे। जी हाँ, ₹9,800 के आसपास के प्राइजेस हैं बजाज ऑटो। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, शेयर चल भी रहा है। रुचित भाई, आपकी राय बजाज ऑटो को लेकर? कल इन्होंने अपनी एक 3 व्हीलर भी लॉन्च की है, कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये ट्रेंड तो पॉजिटिव ही लग रहा है। हालांकि पिछले एक महीने से स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है, लेकिन ये पूरे फेज में है जहाँ पे दूसरे ऑटो स्टॉक्स में प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, ये स्टॉक में सिर्फ एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ है और स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन रह रहा है, जो एक अच्छी साइन है। सो आई थिंक आज का मोमेंटम अच्छा है। फॉलोअप मूव कल इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जब तक 9,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, जब तक इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बाय स्टॉक में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये राय होगी बजाज ऑटो को लेकर। कल हम देखेंगे कि एमएनएम के नतीजों पर हमारी नजर रहेगी और नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है एमएनएम के शेयर में। थोड़ी देर में हमारी सहयोगी मिताली जैन जुड़ जाएंगी और उनसे समझेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए नतीजों से पहले और अनुमान क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट मिताली हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, जरा बताइए एमएनएम किस तरह के नंबर्स की उम्मीद है, कहां पर हमारी नजर रहने वाली है? जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के रिजल्ट्स आने की उम्मीद है और यहाँ पे रिजल्ट्स जो है वो अच्छे साइड पे देखने की यहाँ पे आशाएं जताई जा रही है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल यहाँ पे कंपनी 30% का जो ग्रोथ है वो डिलीवर करने के लिए रेडी है। साथ ही एबिटा की बात करें तो स्ट्रीट अनुमान लगा रहा है कि 34% के आंकड़े यहाँ पे ईयर इन ईयर ग्रोथ टर्म्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 37% का इंक्रीज जो है वो ईयर इन ईयर बेसिस पे आपको देखने को मिल सकता है। फैक्टर्स की बात करें तो जो इसके पीछे देखने को मिल रहा है वो ये है कि वॉल्यूम में करीबन 21% का क्वार्टर दर क्वार्टर इजाफा देखने की उम्मीद जताई जा रही है, जो वॉल्यूम जो बिजनेस अपडेट आता हुआ नजर आया है उसमें। और साथ ही आप ईयर ऑन ईयर ये फिगर देखें तो करीबन 23.5% के आसपास है। ऑटो डिवीजन में करीबन 24% की सालाना दर पे ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एलसीवी और एसयूवी सेगमेंट्स में वॉल्यूम इंक्रीज के कारण हमें देखी गई है। ट्रैक्टर की जो वॉल्यूम्स है वहाँ पे 23% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ ही ट्रैक्टर सेगमेंट की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वहाँ पे करीबन 2% का इजाफा आया है क्योंकि रिचर प्रोडक्ट मिक्स के कारण ये सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑटोमोटिव सेगमेंट के एएसपीज में भी देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो ईवीज का और ट्रिम लेवल का जो मिक्स है वो यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट मिलेगा। साथ ही हायर मार्जिन जो कि ट्रैक्टर सेगमेंट से आता है कंपनी को, वो भी एक फैक्टर रहने वाला है। ऑटो एबिट मार्जिन की बात करें तो इस बार जो मार्जिन है वो 9.4% पे देखने को मिल सकते हैं वर्सेस पिछले साल इसी क्वार्टर में 9.7%। तो मार्जिन में थोड़ी सॉफ्टनेस यहाँ पे जताई जा रही है। ट्रैक्टर एबिट मार्जिन की बात करें तो वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, 18.3% से बढ़कर 20.3% पे देखने को मिल सकता है। क्वार्टर 3 की जो अदर इनकम है वहाँ पे भी जो इनका आरबीएल का स्टेक था वहाँ से क्वार्टर 3 में वो फिगर आता हुआ नजर आएगा, तो अदर इनकम में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो नंबर्स अच्छे साइड पे स्ट्रॉन्गर क्वार्टर के साथ देखने की उम्मीद है। ठीक है मिताली, बहुत शुक्रिया। तो एमएनएम से अच्छे नतीजों की उम्मीद की जा रही है और हमने देखा था कि भारत ने जब ईयू के साथ अपना एफटीए पूरा कंप्लीट किया था, डील की थी, उसके बाद हमने देखा था कि तमाम ऑटो शेयरों में चूंकि ये डर फैला था कि अगर यूरोप से सस्ती कारें भारत में आती हैं तो इन कंपनीज के लिए कंपटीशन बढ़ेगा, बट धीरे धीरे वो चीज़ डिस्काउंट होगी और लोअर लेवल से अच्छी स्ट्रेंथ आई है। फिर से 3700 रुपये की तरफ एमएनएम का शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई इसका 3800 रुपये के ऊपर का है और उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, एमएनएम में क्या नतीजों से पहले अगर किसी ने अब तक पोजीशन नहीं ली है, क्या बाइंग करने की सलाह देंगे या फिर वेट कर लिया जाए?
देखिए, अभी तक तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है 3645 के ऊपर। सो ओवरऑल सेंटिमेंट अभी तक तो बुलिश नजर आ रहे हैं। स्टॉक अभी भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और मेनली अगर मैं एमएससीडी की बात करूं तो यहाँ पर ये इसकी जो हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। सो ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश नजर आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे लगता है यहाँ से भी हमें 3800 से लेकर 3840 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जिनको बाय करना है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर जरूर चलें। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिविटी है जब तक मेंटेन रह सकती है जब तक स्टॉक 3540 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू हो गया, लेकिन बाजार को लेकर और शेयरों को लेकर फंडामेंटल व्यू देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता भी। रोहन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स सतीश पर। रोहन जी, बैक टू बैक कई सारे पॉजिटिव्स हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी का मोमेंटम भरे हुए हैं और बाजार अपनी गेंस को कंसोलिडेट कर रहा है। आप बस ये बता दीजिए सर कि यहाँ से बाजार का जो ग्रोथ ड्राइवर, जो ग्रोथ इंजन होगा, वो कौन सा सेगमेंट होगा? आपका भरोसा सबसे ज्यादा कहां पर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत टाइम के बाद, आई थिंक सो 1.5 साल के बाद, वी आर सीइंग पॉजिटिव मोमेंटम इन स्टॉक्स, जहां पे स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग मार्केट्स, जो हमने तकरीबन 1 साल से ये कम देखा था। हमारा 3 सेक्टर पे बहुत बड़ा फोकस है। वन इज ऑफ कोर्स BFSI, उसमें PSU बैंक्स हमको बहुत अच्छी लग रही है। सेकंड स्पेसिफिकली इज मेटल्स आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड थर्ड स्टिल वी फील दैट ऑटोज आर इंटरेस्टिंग, पर वहाँ पे थोड़ा हमारा रेटिंग कम हुआ है, न्यूट्रल हुआ है। पर मेटल्स एंड स्पेसिफिकली PSU बैंक्स आर वेरी फोकस्ड। इंडिविजुअल पॉकेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन टू रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। बट ये रिजल्ट सेशन ऐसा लग रहा है कि वी कैन इंच अप मार्केट टू 27,000 और 27,500। ठीक है, रोहन भाई का ये व्यू बाजार को लेकर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। बाजार हम देख रहे हैं कि टस से मस्त भी नहीं हो रहा है। निफ्टी में निफ्टी बैंक में हल्की सी गिरावट है और निफ्टी के जो गेंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, 50 अंकों के आसपास के। लेकिन 25,900 के ऊपर निफ्टी टिके रहने में फिलहाल हमें कामयाब दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच वोकहार्ट के नंबर आ गए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, तो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, 2.25% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा वोकहार्ट का। एक बार जरा लेकर आएंगे आंकड़े भी। ये तो खैर पहला एक ट्रिगर आ गया है कि घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, तो निश्चित तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। एक शेयर को लेकर हम व्यू भी ले लेंगे वोकहार्ट को लेकर। आप देखिए, जैसे ही नतीजे आए हैं, आज दिन भर वोकहार्ट ने बिताया है लाल निशान में, लेकिन जैसे ही नंबर आए और ये जानकारी बाजार को मिली, आते हुए ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है और ये शेयर डे हाई पर 3% के आसपास के गेंस हम शेयर में देख रहे हैं। अंशुल जी, फटाफट जरा वोकहार्ट पर आप एक व्यू शेयर कीजिए। थोड़ा शेयर ये वोलेटाइल रहता है, क्या यहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, एक तरफा कोई मूव आएगा इसमें? ऐसा बड़ी रैली के बाद 12 महीने से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट मंथ भी इनसाइड बार थी, करंट मंथ में लास्ट मंथ का लो स्वीप हुआ है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल के इनिशियल साइंस हैं। कंफर्मेशन 1540 के ऊपर आएंगे, यहां से 1540 तक की जर्नी स्मूथ रहेगी। 1540 अगर निकालता है तो फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई बना था 1868, वहां तक जा सकता है। तो बेसिकली अप ट्रेंड में 12 महीने का एक पॉज था जो ऑलमोस्ट अब ऐसा लग रहा है कि खत्म हो रहा है। 1540 के ऊपर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 1540 रुपए के ऊपर कंफर्मेशन आएगा और फिर 1800 रुपए तक के लेवल हम देखेंगे, यानी कि 100 रुपए अभी और आप चलने दीजिए और उसके बाद हम उस हाई की बात करेंगे 52 वीक की, जो शेयर ने जुलाई 2025 में पिछले साल अचीव की थी। तो वो खाट को लेकर ये व्यू, नंबर्स कुछ और आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके स्टडी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और धमाकेदार बढ़िया ट्रेड्स, कुछ अच्छे रिसर्च आपके सामने रखेंगे, आपके जाएगा। चलिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और अब हम कुछ और शेयरों पर बात करेंगे, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन एक शेयर इस वक्त आ रहा है रडार पर, वो चलिए उस पर बाद में आएंगे। पहले एक बार हमारे पास ऑप्शन के फोनर के लिए ऑप्शन का चैंपियन लेकर जुड़ गई स्नेहा सेठ, तो लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस का चैंपियन।
ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आज हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ हैं। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और क्या स्ट्रेटजी आप सजेस्ट करेंगी ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पे हमारे व्यूअर्स को आज? तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर हमें ट्रेड करना है तो एक काउंटर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट इज MFSL। अगर आप देखें मैक्स फाइनेंशियल की चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग अप मूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जल्दी हम रिकॉर्ड जो 52 वीक हाई वो फ्रेश बना सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम जो स्ट्राइक है, जो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक है 1780 की, वो बाय करें। 38 से 40 रुपीज के रेंज में वैसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 27.5 का लगाना है, टारगेट 62 का रहेगा। एज पर दी टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट विल बी अराउंड 5000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 8700 तक का रहेगा। तो ये स्ट्रेटजी है मैक्स फाइनेंशियल के ऊपर। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए और ये स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए। मैं दर्शकों के लिए एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं। मैक्स फाइनेंशियल की 1780 की कॉल आपको लेनी है। इस वक्त शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो 1750 का स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, लेकिन वो स्नेहा ने क्लियरली बता दिया है कि आपको 40 के आसपास लेना है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 27.5 रुपए का और आपको टारगेट रखना है 62 रुपए का। जो अधिकतम आपको मुनाफा हो सकता है वो हो सकता है 8700 का और जो अधिकतम नुकसान आपको हो सकता है वो हो सकता है 5000 रुपए का। तो ये आपको ध्यान रखने हैं लेवल्स और जो सारी स्ट्रेटजी है वो। साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, वो है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की 10 में से 9 जो FNO के ट्रेडर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। अधिकतम नुकसान 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। घाटा होने के बावजूद 28% का ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना पड़ता है और मुनाफा होने के बाद भी आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें और उसके बाद आप जो है वो अपना ऑप्शन का ट्रेड लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक शेयर पर एक शेयर पर चर्चा करते हैं। सफायर फूड्स की चर्चा करते हैं। सफायर फूड जो है वो आज अच्छी खासी तेजी ये शेयर दिखा रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो इस शेयर में करीब करीब जो है वो 6% की तेजी देखने को मिली है। सफायर फूड्स, अगर आपकी जानकारी के बता दूं कि जो KFC के चेन्स चलते हैं इंडिया में, उसकी फ्रेंचाइजी इस कंपनी के पास है, इसके और देवयानी इंटरनेशनल के पास। आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है शेयर में। एक राय लेते हैं, लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं एक राय लेने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय आपकी बनती है सफायर फूड्स पर? देखिए जरा चार्ट एक बार। देखिए डेली के चार्ट्स पर 3 डेज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये जो ब्रेकआउट आया है एक पॉजिटिव कैंडल के साथ आया है। स्टॉक अभी अपने 50 DMA लेवल को सरपास कर रहा है। इसी के साथ साथ एक 229 230 का एक रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ठहराव देखने को मिल सकता है। अगर 230 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर से एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो 250 254 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है तो वो स्टॉप लॉस लेकर जरूर चलें। शॉर्ट टर्म बेसिस पर 215 का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि ठीक रहेगा और अगर 230 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर अपसाइड के मूव हमें 250 254 तक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो फर्दर अपसाइड आपको 250 252 तक के देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपको सफायर फूड्स पर। चलिए एक सेक्टर पर राय लेते हैं रोहन जी से। सेक्टर है टेक्सटाइल का। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी, शानदार तेजी देखने को मिली थी। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स तो कल तक अगर आप देखेंगे तो 40 से 45% के आसपास का रिटर्न दे चुका था। आज आप शेयरों में देखेंगे गोकुलदास एक्सपोर्ट हो, चाहे वो KPR मिल हो, चाहे वो वेल्सपन लिविंग हो, चाहे ट्राइडेंट हो, इन सारे शेयरों में आज आपको देखिए 7.5% टूटा हुआ है गोकुलदास एक्सपोर्ट। तमाम शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। खबर यह है सिंपल कि बांग्लादेश ने अपने टैरिफ को नेगोशिएट कर लिया यूएस के साथ और अब वो 19%। आप देखिए पहले उन पर 37% टैरिफ था और उसको उन्होंने पहले नेगोशिएट करके 20% पर ले आए वो। उसके बाद अब वो नेगोशिएट करके उसको 19% पे लाए हैं। इंडिया पर अभी 18% है। तो ये एक क्या है कि एक टसल सी हो गई कि हाँ अब जो है वो वहाँ पे भी लोअर टैरिफ है। पहले एक एडवांटेज था हमारे पास कि हमारा टैरिफ जो है वो कम था, अब वो भी हमारे टैरिफ के आसपास ही पहुँच गए। दूसरा उनका जो ट्रेड डील का एग्रीमेंट है उसके अंदर ये शर्त नहीं है कि वो यूएस से सामान खरीदेंगे। तो इनके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। तो अब आज टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एक फंडामेंटल राय लेते हैं इन कंपनियों के ऊपर कि क्या अगर किसी के पास हैं तो उन्हें घबराना चाहिए या फिर उन्हें चुपचाप बैठना चाहिए कि चलिए ठीक है, एक न्यूज़ का, एक इवेंट का है, थोड़े वक्त में निकल जाएगा, कल से वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रोहन जी, क्या राय आपकी ओवरऑल इस सेक्टर पे बनती है?
या टेक्सटाइल फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेस जो है वो बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। आई 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 कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ टेक्सटाइल सूरत, सो वी अंडरस्टैंड दिस स्पेस वेरी वेल। अभी भी एक एक्सपेक्टेशन के मूड पे है, अभी भी ये लग नहीं रहा है कि कितना। देखो टेक्सटाइल दो चीज पे है, एक तो ब्रांडिंग पे है और दूसरा टेक्सटाइल है मैन्युफैक्चरिंग साइड। सो ब्रांडिंग पे तो हमने देखा कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे मिले, टेक्सटाइल स्पेसिफिकली हम अपैरल्स की बात करें। पर मैन्युफैक्चरिंग सेट जहाँ पे बहुत पेन है वहां पे भी एक रिलीफ है, पर अभी भी नंबर वाइज क्या होगा क्लैरिटी नहीं है। इट कुड बी टर्न अराउंड सेक्टर, पर अभी भी हमको थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या हो रही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये तो फंडामेंटल व्यू हुआ, लेकिन एक काम करते हैं, गोकुल दास एक्सपोर्ट क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट यहां आई है, तो एक राय हम लेते हैं इस पर टेक्निकल भी कि क्या करना चाहिए इस वक्त, जो है वो चार्ट्स क्या कह रहे हैं। अंशुल जी जरा एक बार देखिए गोकुल दास एक्सपोर्ट के चार्ट को, क्या आपको दिख रहा है वहां पे, क्या करना चाहिए इस वक्त हमारे जो ट्रेडर्स और व्यूअर्स जो हमारे देख रहे हैं। अच्छा, अगर पूरे 5 दिन का प्राइस एक्शन देखें तो एक रेंज के अंदर चल रहा है। नीचे 755 मेजर सपोर्ट है और ऊपर में 850 रुपए नहीं तोड़ पा रहा है। आज की नेगेटिव न्यूज के बाद भी रेंज का लोअर एंड प्रोटेक्टेड है, तो जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे 751 प्रोटेक्टेड है, राउंड फिगर 750 पकड़ लीजिए, जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 750 प्रोटेक्टेड है अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन मोमेंटम तब बनेगा जब 850 के ऊपर निकलेगा। तो जिनके पास है 750 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, नहीं है तो 850 निकलने का वेट कीजिए, उसके बाद फ्रेश बाई बनेगा। ठीक है, 850 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग करनी चाहिए गोकुल दास एक्सपोर्ट के शेयर में। और ये लेवल तो काफ़ी दूर है, जब क्रॉस होगा तो चेक करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में फिर से। लेकिन इस बीच फिनोलेक्स केबल्स के नतीजे आ गए हैं। वायर एंड केबल सेगमेंट की कंपनी और आय इसकी बड़ी है, 1182 करोड़ से बढ़कर 1599 करोड़ रुपए। एबिडा 138 करोड़ रुपए से बढ़कर 158 करोड़ रुपए। शेयर है करीब करीब 4% ऊपर। हालांकि मार्जिन में इनकी थोड़ी गिरावट आई है फिनोलेक्स केबल की, क्योंकि मार्जिन 11.7% से घटकर आ गए हैं 9.9%, यानी कि 12.5% से घटकर 10% के भी नीचे। एक व्यू हम ले लेते हैं फिनोलेक्स केबल पर, और हम देख रहे थे कि इस नतीजों से पहले शेयर में अच्छा मूव आया था। बजट के बाद से ही लगातार हम बाइंग देख रहे थे और 750 सवा 700 से चलते चलते 850 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके 18 संदेश पर। राजेश जी पहले जरा एक बार फिनोलेक्स केबल्स पर हमें व्यू दे दीजिए, इसके बाद आपके शेयर भी जानेंगे। सर आप बताइए कहां पर बुलिश हैं। तो बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो फिनोलेक्स केबल में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन आते हुए दिख रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग चैनल देखें तो इसका ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। जिस तरीके से बाइंग एक्शन बना है, ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। 850 से लेकर 860 तो हमें लगता है कि नियर टर्म में जाता हुआ दिख सकता है, तो बने रहे जिन्होंने ट्रेड लिया है। और करंट लेवल पे फ्रेश बाय भी किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 802 रुपए। ठीक है, 802 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं फिनोलेक्स केबल में। राजेश जी लगे हाथ आपके ट्रेड सर, आप बताइए कि कहां पर आप बुलिश हैं। बाजार का मोमेंटम तो ठीक ठाक ही है। तो बिल्कुल आज देखिए कैपिटल मार्केट थीम में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है यहाँ पे HDFC AMC को फोकस में रखा जा सकता है। यहाँ पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के सेटअप है हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ पे करीब 2860 2900 की तरफ मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह 2780 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। और वहीं दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे पावर ग्रिड का। हमने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था, और हमें लगता है जिस तरीके का ये वापस यहाँ पे फ्रेश रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है पावर ग्रिड में, 305 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो पावर ग्रिड थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह, ऑन द डाउन साइड 290 का स्टॉप लॉस, टारगेट 305 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर भी राजेश जी बुलिश हैं, 2% ऊपर और 300 रुपए के ऊपर के टारगेट हमें दे रहे हैं। इस बीच सफारी इंडस्ट्रीज के नतीजे आ गए हैं। सफारी इंडस्ट्रीज में कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी होना था, बोर्ड की बैठक भी है किसी और मुद्दे पर, लेकिन मुनाफा 31 करोड़ रुपए से बढ़कर 33 करोड़ रुपए, कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है। शेयर हम देख रहे हैं कि नरमी के साथ ही आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट के भी आंकड़ों का इंतजार है, देखते हैं कि प्रॉफिट के नंबर किस तरह से आते हैं।
सफारी इंडस्ट्रीज के शेयर आप देखेंगे कि ऊपरी स्तरों से ये नीचे आया है। आज जहां पर गया था वहां से आप देखिए 2200 रुपए के ऊपर के भाव थे, वहां से गिर के 2150 रुपए के आसपास के लेवल आप देखेंगे। आज जो है 443 करोड़ रुपए से बढ़कर 512 करोड़ रुपए। तो कुछ खास नंबर तो इसके नजर नहीं आ रहे हैं, बट एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं इस पर। अंशुल जी, सफारी इंडस्ट्रीज क्या करना चाहिए सर, बताइए क्या स्ट्रेटजी बनाए इसमें? सब पुराना अप ट्रेंडिंग काउंटर है, लेकिन 29 महीने हो चुके हैं, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ना ऊपर 2550 तोड़ पा रहा है, ना नीचे 1700 तोड़ पा रहा है। अपर एंड ऑफ द रेंज से रिजेक्ट होकर मिड ऑफ द रेंज पे आया है। लग नहीं रहा कि लोअर एंड ऑफ द रेंज जाएगा। ये मिड ऑफ द रेंज के आसपास 2150 के आसपास अब समय काटेगा। 50 मंथ मूविंग एवरेज कैचअप होना है। प्रोबेबली ये मंथली चार्ट पे है तो 8 से 10 कैंडल लगेंगे इस मूविंग एवरेज को कैचअप होने। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी अटका हुआ है मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, ये भी 50 मंथ मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए रुका हुआ है। 8 से 10 महीना भी और लगेगा स्टॉक में, 8 से 10 कैंडल मंथली चार्ट पे मूविंग एवरेज कैचअप होने। तो 29 महीने हो चुके हैं साइडवेज, और अभी 8 से 10 महीने साइडवेज रह सकता है। ठीक है, सफारी को लेकर तो व्यू ये हो गया, लेकिन एक और कंपनी जो एस लेटर से शुरू होती है, आप देखेंगे कि NSE 500 का ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर है, स्टरलाइट टेक। क्या उड़ान भरी है शेयर ने, और एक महीने में लगभग 70% ये शेयर चल गया है 150 रुपए के ऊपर। और नुवामा ने इस पर बाय की रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट की है, और नुवामा ने टारगेट दिए हैं 200 रुपए के। ये ऑप्टिक फाइबर टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनी है, काफी ज्यादा वोलेटाइल रहती है, लेकिन एक महीने की जो गेन से आप देखिए आपकी स्क्रीन पर 68% ये दौड़ गया है, और वॉल्यूम भी बड़े जबरदस्त हैं इसमें। लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद स्टरलाइट पर हम फंडामेंटल व्यू भी लेंगे और टेक्निकल चेक भी करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। चलिए, तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्टरलाइट टेक की बात हमने की, और 10% 10.5% के आसपास की तेजी शेयर में अच्छे वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। एक राय इसके ऊपर लेते हैं। चलिए, राय लेते हैं हम राजेश पालविया जी से। राजेश जी, क्या राय आपकी बनती है स्टरलाइट टेक के ऊपर? 10.5% की तेजी शेयर में देखने को मिल रही है। एक महीने में अगर आप देखें तो 68% अप दिखा रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही तेजी आ चुकी है। जी बिल्कुल, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली। अगर इसके वीकली चार्ट भी देखें तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। वीकली और मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट आते हुए दिखे। स्टॉक ने अपना अगस्त 2025 के स्विंग हाई को भी कंफर्टेबली सरपास किया है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है, और हमें लगता है ये मोमेंटम 180 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 180 185 के टारगेट के लिए पोजीशन फ्रेश भी ली जा सकती है, या जिनके पास से बने रहे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 148 का, टारगेट होंगे 185 तक के। बिल्कुल, चलिए, तो ये आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दे दी गई। बीच में एक खबर आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रही है 197 को लेकर, यानी पेटीएम को लेकर। IRDAI ने कंपनी का इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस जो है वो रिन्यू किया है। ये खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है 197 कम्युनिकेशंस को लेकर। चलिए, इस खबर पे भी नजर रखेंगे, और डेवलपमेंट्स आती है तो इस पर एक राय भी लेंगे कि क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीजें हैं, देखेंगे एक बार। लेकिन एक काम करते हैं, एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिलहाल जो है वो स्टॉक जो है वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। न्यू इंडिया एश्योरेंस आज 4.5% की है। वैसे तो ये चर्चा में बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस में भी नहीं दिखता है, लेकिन आज 4.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। और निफ्टी 500 के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं ना, उनमें ये आया हुआ है आज। इस पर एक राय लेते हैं, अंशुल जी से पूछते हैं कि क्या उनकी राय बनती है न्यू इंडिया एश्योरेंस के ऊपर। 4.5% की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। अंशुल जी, बताइए क्या राय बनती है आपकी? सर, बाउंस बैक कैंडिडेट है। पिछले 21 हफ्तों में 33% करेक्ट हुआ है, और अब बाउंस बैक कर रहा है। तो बाउंस बैक में 50% रिट्रेसमेंट पूरा कंप्लीट करेगा। बाउंस बैक का 172 रुपए 70 पैसे पे 50% रिट्रेसमेंट है। उसके जस्ट ऊपर 50 वीक मूविंग एवरेज है 175। तो 172 से 175 तक अपसाइड बना सकता है। अगर बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका 150 रुपए के आसपास आना चाहिए। राउंड फिगर 150 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बिल्कुल, 150 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। बाउंस बैक का कैंडिडेट है न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये राय अंशुल जी की। चलिए, एक और शेयर पे जिक्र करते हैं जरा। एक शेयर का, टाइटन की बात करते हैं। टाइटन के नतीजे अब आने वाले हैं शाम में, मार्केट बंद होने के बाद ही अब आएंगे ऐसा लग रहा है।
क्या अनुमान है नतीजों को लेकर, कैसे नतीजे रह सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगाना जरूरी है और क्या करना चाहिए ये भी समझना जरूरी है। तो पहले एक काम करते हैं, हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ी हुई है, उनसे पूछते हैं कि नतीजे कैसे रहने वाले हैं। स्नेही बताइए, क्या उम्मीद है नतीजों को लेकर टाइटन के? जी हाँ, टाइटन के क्वार्टर 3 नंबर्स के बारे में बात करें तो इस बार हमें उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिलेंगे टाइटन से। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू की उम्मीद है 21,092 करोड़ रुपीस, जो कि 31% की अपटिक है। एबिटा में भी हम लगभग 45 to 46% का ग्रोथ देखने की उम्मीद रख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में 52% ईयर ऑन ईयर का जंप हम देखने की उम्मीद रख रहे हैं और मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने की अपेक्षा है। 10.5% पर हम ये नंबर पैक कर रहे हैं। 9.4% पर ये नंबर आया था क्वार्टर 3 FY25 में और ये मैनेजमेंट गाइडेंस के बिल्कुल रेंज में भी है, तो काफ़ी अच्छा मूव हम मार्जिन्स के दम पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट के अपडेट के मुताबिक जो उन्होंने पिछले महीने दिया था, सेगमेंट मूव में देखें तो ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने की हम उम्मीद कर रहे हैं। 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अनुमान मैनेजमेंट ने लगाया है। स्ट्रीट की उम्मीद सिर्फ 34% थी, तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर भी। गोल्ड कॉइन्स, प्लेन ग्रोथ, स्टडेड कैटेगरीज, यहाँ पर हमें अच्छा ग्रोथ देखने की उम्मीद है। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ में भी लो 30s में ये नंबर आने की उम्मीद थी, मैनेजमेंट ने कहा है, बट स्ट्रीट की उम्मीद सिर्फ 27% थी, तो लो 30s में ये नंबर आना भी काफ़ी अच्छी बात है। और वॉचेस के बारे में बात करें तो ओवरऑल ग्रोथ 13% की हम देखने की उम्मीद रख रहे हैं, बट स्मार्ट वेरेबल्स जो उनका ब्रांड है स्मार्ट वॉचेस का, वहाँ पर हमें एक डी ग्रोथ देखने की उम्मीद रख रहे हैं 26% की। आई केयर में अच्छा शो, 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अपटिक देखने की अपेक्षा। इमर्जिंग बिजनेस के बारे में बात करें तो ओवरऑल 14% का ग्रोथ हम देखने की अपेक्षा रख रहे हैं। 22% ग्रोथ फ्रेग्रेंसेस में, जो कि विमेंस की हैंडबैग की ब्रांड है, वहाँ पर दुगने से भी ज़्यादा ग्रोथ देखने की उम्मीद। तनेरा में लगभग 6% का डी ग्रोथ देखने की, तो यहाँ पर ज़रा सी सॉफ्टनेस दिख सकती है। और अर्थ जो उनका नया ब्रांड है, वहाँ पर 2 स्टोर एडिशन देखने की उम्मीद रख रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी लगभग 80% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने की अपेक्षा रख रहे हैं हम। तो जब नंबर्स आ जाएंगे तब की मॉनिटरेबल्स रहेंगे। कमेंट्री जो उनके नए लैब ग्रोन डायमंड लॉन्च जो है बियॉन्ड, जो उनका ब्रांड है, वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा रहा है, इसकी कमेंट्री, जो मैनेजमेंट चेंज हो चुका है अजय चावला जी के अंदर, ज्वेलरी बिजनेस का क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस पर उनकी कमेंट्री क्या है, फेस्टिव सेल्स, वेडिंग सेल्स से उनकी क्या परफॉर्मेंस, वहाँ पर उनको क्या कंट्रीब्यूशन मिला है, डिमांड ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी और कंपेटिटिव इंटेंसिटी और प्रोडक्ट मिक्स, स्टडेड, गोल्ड, नॉन गोल्ड, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जी हाँ, सभी नजरें होंगी टाइटन के क्वार्टर 3 पर, बट इस बार हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने की उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्नेही ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो मुनाफे में करीब करीब 52% और आय में 31% की ग्रोथ का अनुमान है, और अगर तनेरा को छोड़ दें तो बाकी तमाम सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ का अनुमान है, डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है तमाम सेगमेंट्स में। तो एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं इसके ऊपर रोहन जी से कि टाइटन उनको कितना पसंद है। टाइटन सर, क्या उम्मीद है आपको और कितना पसंद है आपको ये शेयर? Yeah, good afternoon. First of all, disclaimer, we hold Titan in our portfolio. Titan हमको लग रहा है कि ये सेगमेंट और भी वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड ग्रोथ स्टोरी है। इस हिसाब से मार्जिन एक्सपांशन, ब्रांडिंग है और लैब ग्रोन डायमंड जैसे योर एनालिस्ट टोल्ड एवरीथिंग इज ऑन द परफेक्ट पॉइंट। और जिस हिसाब से गोल्ड का ग्रोथ है दैट इज बिन ट्रेमेंडस। और मजे की बात ये है कि टाइटन इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स टू लैब ग्रोन, बिकॉज नेचुरल डायमंड्स की ऑलमोस्ट डिमांड इज नियर टू जीरो, जो है वो बहुत कम डिमांड है। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव मोड। द होल पॉइंट इज दैट कि स्ट्रक्चरल पॉइंट पे लैब ग्रोन डायमंड इज अ बिजनेस वेर यू कैन बैट, एंड दैट इज अ टाइटन विद अ बेटर ब्रांड। सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, ठीक है, टाइटन को लेकर ये भी हो गया। शेयर हम देख रहे हैं कि हल्की सी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कल हमने हेल्थी ग्रोथ देखी थी भाव में। इस बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर आ गए हैं। ट्रैक्टर वाली ये कंपनी, मार्जिन में बहुत हेल्दी ग्रोथ है, 200 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की। मुनाफा 323 करोड़ रुपए से बढ़कर 362 करोड़ रुपए। तो मुनाफे के फ्रंट पर भी प्रदर्शन ठीक ठाक लग रहा है। लगभग 40 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। और आय की बात करें तो 2,935 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,261 करोड़ रुपए। तो आय भी इनकी काफ़ी अच्छी हमने बढ़ते हुए देखी है। तो कुल मिला जुला के नंबर इनके काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। एक ज़रा व्यू ले लेते हैं एस्कॉर्ट्स के शेयर पर। 18 रुपये प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एक बार अंशुल, एक बार नहीं राजेश जी, आप चेक कीजिए
जरा बताइए क्या होनी चाहिए रणनीति इसको लेकर। तो देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से पूरे ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना, जैसे ही निफ्टी ने एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है तो वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिख रहे मोस्ट ऑफ द काउंटर। एस्कॉर्ट भी वन ऑफ द स्टॉक है जहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक भी अब बहुत जल्द वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉक में जिस तरीके से रिवर्सल बना है लोअर साइड से और अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है नेक्स्ट पड़ाव इसका करीब 3,950 से 3,980, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास की ट्रेजेक्टरी वहां तक, प्रीवियस स्विंग हाई है वहां तक बढ़ते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे बाय की ही सलाह देंगे और यहाँ पे हमें लगता है 3800 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है 3,900 950 के टारगेट के लिए। ठीक है, 3,950 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स को खरीदने की सलाह है। 0.25% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। एक बार बाजार पर आप नजर डालिए। बाजार फिर से हम देख रहे हैं कि डे हाई की तरफ ये जा रहा है और निफ्टी के जो गेंस हो गए हैं करीब करीब 90 अंकों के आसपास हो गए हैं। 25,950 के ऊपर के स्तर आप निफ्टी में देखेंगे और निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आके हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर तो अच्छी है और निफ्टी ने जो लोअर लेवल से थोड़ी जोर लगाते हुए देखी है, तो अब जब भी बाजार में हो तो आप कुछ बड़े शेयर चेक कर लिया कीजिए। रिलायंस देखिए, रिलायंस आ गया है हरे निशान में। और कुछ और अगर हम बड़े कंट्रीब्यूटर की बात करें तो आप देखेंगे कि एल&टी का शेयर डे हाई पर है, 1.5% से ज्यादा के गेंस हैं। ये इंडेक्स को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। रिलायंस थोड़ा अभी हरे निशान में आया और उसके बाद ऊपरी स्तर पर फिर से प्रेशर हम देख रहे हैं। ये रीजन है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनके जरा ट्रेड समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अमरदेव सिंह। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सर बताइए आपके फेवरेट स्टॉक्स जहां पर आपका कन्विक्शन हाई है। ओ ठीक है, अमरदेव जी से संपर्क टूट गया है, फिर से हम कोशिश करेंगे उनको साथ में जोड़ने की। लेकिन अंशुल जी, आप जरा एल&टी पर हमें व्यू दे दीजिए। एल&टी स्ट्रॉन्ग अप मूव, बहुत शानदार मौका मिला है एल&टी के शेयर में लोगों को और जिन्होंने एनकैश किया होगा उनके तो बल्ले बल्ले है। 4200 रुपए की तरफ शेयर ये बढ़ चला है और 52 वीक हाई जो है 4,195 का है। अब दूरी वहां से रह गई है सिर्फ 20 से 25 रुपए के आसपास की। राय आपके एल&टी को लेकर? सर, नए अपट्रेंड की शुरुआत है। 20 महीने से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 3853 और नीचे में 3121। इसका ब्रेकआउट आया था अक्टूबर 2025। उसके बाद 4 महीने की टाइट रेंज अब रीटेस्ट करके फ्रेश मूव दे रहा है। तो यहां से बहुत आराम से अगर आप इन्वेस्टर हैं और 6 महीने समय दे सकते हैं, 4600 रुपए तक की अपसाइड आपको आराम से बननी चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के लिए अभी कोई पोजीशन नहीं बन रही क्योंकि ऑलमोस्ट थर्ड अप डे है, बट एज एन इन्वेस्टर अगर 4 से 6 महीने समय देते हैं 4600 का आराम से टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, 4600 का टारगेट मिल जाएगा 4 से 6 महीने, आप नोट कर लीजिए। और ये सारे के सारे स्टॉक जो होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के होते हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। काफ़ी हेल्दी, मार्केट कैप भी बहुत ही रोबस्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह का करेक्शन है ना, 10% ऊपर से नीचे आ जाए तो मान लीजिए कि आपको बिना पूछे भी आप बाइंग कर सकते हैं। निफ्टी के ये कह सकते हैं कि टाइम टेस्टेड स्टॉक्स हैं, उसमें एल&टी भी शामिल है। करीब 1.5% के आसपास की थी, तो 46 रुपए के टारगेट आपको एल&टी के शेयर में बन जाएंगे। रोहन भाई, एक और सेक्टर जहां पर बाजार में आज हम मूव देख रहे हैं वो है एएमसी कंपनीज का, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं। इसमें एचडीएफसी एएमसी हो गया, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मोतीलाल ओसवाल का भी एक पोर्टफोलियो है जो ये काम करता है। आपकी राय क्या है एएमसी स्टॉक्स को लेकर? स्टडी परफॉर्मर्स रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का नजरिया हो तो एक छोटा पोर्शन जरूर रखना चाहिए अपने बास्केट में एएमसी रिलेटेड? ऑफ कोर्स आई थिंक सो। बहुत बहुत ग्रोथ जगह है। मीन्स आपको मैं डेटा से एवरीबडी नोज दैट कि कितना अभी भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता है और बाकी है।
पर यहाँ पे दो कंपनीज हमको बहुत अच्छी लग रही है। एक आप देखो तो ईटीएफ मार्केट इंडिया में अभी भी बहुत छोटा है। आप सबसे यूएस का सबसे बड़ा वैनगार्ड का ईटीएफ आप S&P 500 का देखोगे तो तकरीबन $700 बिलियन का है। हमारा टोटल ईटीएफ मार्केट $700 बिलियन का नहीं है, तो हम 1:100 ग्रोथ है, और वहां पे लीडर क्लियर लीडर निपॉन इंडिया है। तो वहां पे हमको लग रहा है कि एएमसी में ईटीएफ वुड बी अ वेरी बिग नंबर। तो ईटीएफ में निपॉन इंडिया, और एएमसी में स्पेसिफिकली आज भी आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखो तो वी बिलीव दैट एचडीएफसी इज वेरी गुड। सो बोथ ऑफ दिस कंपनीज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इज अ वेरी गुड नंबर। दोनों फेसेट बहुत डिफरेंट है, एक ईटीएफ में बेट कर रहा है और एक टोटल म्यूचुअल फंड बिजनेस में कर रहा है और एसआईएफ में कर रहा है। तो ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। डिस्क्लेमर, ये दोनों पोर्टफोलियो, दोनों स्टॉक हमारे पीएमएस में भी है। HDFC AMC के ऊपर आपको दे दी गई है। चलिए इस बीच आप देखेंगे बलरामपुर चीनी के नंबर्स आ रहे हैं। आय जो है उनकी 1192 करोड़ से बढ़ के 1454 करोड़ रुपए हो गई है, और इनका जो आप मुनाफा है वो देखेंगे तो 70 करोड़ से बढ़ के 113 करोड़ हो गया है। एबिटा भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है, 123 करोड़ से बढ़कर 202 करोड़ के आसपास। और शेयर में आप देखिए रिएक्शन 4% की शानदार तेजी शेयर में आ गई। और देखिए सडन स्पाइक आप चार्ट पर देख पाएंगे कि एकदम सडन स्पाइक है, जैसे ही नतीजे आए हैं उसके तुरंत बाद जो है वो ये तेजी बढ़ती हुई दिखी है। चलिए इस पे एक राय ले लेते हैं। हमारे साथ पैनल में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अमरदेव सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ एंजल वन से। अमरदेव जी बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहले आपसे राय बलरामपुर चीनी के ऊपर ही चाहेंगे, एक बार जरा चेक कीजिए कि ये कैसा लग रहा है। ये शेयर 4%, 4.5% अब तेजी बात करते करते हो गई है। अच्छा लगता है कनेक्शन फिर से टूट गया है अमरदेव जी से। ये राय लेते हैं राजेश पालविया जी से बलरामपुर चीनी पर। राजेश जी एक बार देखिए, बलरामपुर चीनी 4.5% हो गया बात करते करते ये शेयर। अभी अभी नतीजे आए हैं, नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी। देखिए काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा, और आज जब रिजल्ट के बाद जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो वीकली चार्ट पर रजिस्टर हुआ है। एक फॉलिंग चैनल में स्टॉक ट्रेवल कर रहा था, ये ब्रेकआउट काफी इंकरेजिंग है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद अब वापस अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। अब लगता है यहाँ से अगर ये 460-62 के लेवल को ये वॉलेटिलिटी में यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे 480 से लेके 485 से लेके 500 की तरफ भी ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो अभी जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है रिजल्ट के पहले 462 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। हो सकता है, हमें लगता है यहाँ पे 485 500 तक की अपसाइड बनते हुए दिखे। 85 500 तक के आपको अपसाइड बनते हुए दिख सकते हैं। ये राय राजेश जी की है। इस बाउंस बैक में शेयर और चल सकता है, ये राय है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं हमारी टिकर टीम लगातार फ्लैश करते जा रही है पूरी स्पीड में, और हम उस पर राय, उस पर जो एनालिसिस है वो आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। अमरदेव जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अमरदेव जी बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपकी पिक्स क्या होंगी आज हमारे व्यूअर्स के लिए? अब 20-21 मिनट का ही कारोबार बचा है, लेकिन क्या ट्रेड लेके जाना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, एक बार पहले वो सजेस्ट कीजिए, फिर आपसे तमाम और चीजों पर भी राय लेंगे। तो देखिए भारत फोर्ज पे मैं पॉजिटिव हूँ, काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज इसमें इस तरह के इनको ऑर्डर्स भी डिफेंस के मिलेंगे, और जैसी टेक्निकल लेवल्स की मैं बात करूँ तो कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक जो है अभी करीब 1600 के आसपास, 1610 1615 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसमें रिसेंटली हम लोगों ने करेक्शन भी देखा था जून क्वार्टर ऑफ 2024, वहां से एक 1800 के उससे एक करेक्शन इसमें आया था टुवर्ड्स 900, और फिर एक रैली हमें देखने को मिल रही है। तो इसका ट्रेंड काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1753, और स्टॉप लॉस जो है 1513 का रखा जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से है। और दूसरा स्टॉक जो है जो विच इज ऑफ इंटरेस्ट इज पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में भी हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा है, इसमें स्टॉक में करेक्शन देखी ऑलमोस्ट फ्रॉम 350 लेवल से ये स्टॉक टुवर्ड्स 250 तक आया। उसके बाद लास्ट कुछ दिनों में अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, और इसने जो सस्टेन करना भी शुरू किया, और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड के, दे हैव टर्न पॉजिटिव। लॉन्ग टर्म में वी आर सीइंग कि ये फ्रॉम द ओवरसोल्ड टेरिटरी इट इज मूविंग अप, और जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। इसके अलावा वॉल्यूम डिलीवरी क्वांटिटी की भी देखें तो दैट इज ऑल्सो मोर देन अबव नॉर्मल। तो इसमें भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एट करंट लेवल्स और टुवर्ड्स 290 फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 313।
एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 273। तो पावर ग्रिड और भारत फोर्ज पे नजर रखी जा सकती है। एंसिलरी के शेयर जो है वो आज चल रहे हैं और भारत फोर्ज उसमें आपको आ गया है। भारत फोर्ज आपको नजर रखनी है। पावर ग्रिड दूसरा शेयर 273 का स्टॉप लॉस, 313 का टारगेट, 1753 का टारगेट आपको रखना है भारत फोर्ज के अंदर, 1513 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये दो राय अमरदेव सिंह जी की तरफ से। चलिए इस बीच और नतीजे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर जो है वो एनएलसी इंडिया के नतीजे आने शुरू हुए हैं। एनएलसी यानी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है वो इसके नतीजे आ रहे हैं। एक बार पूरे नंबर्स आ जाएं आपकी स्क्रीन पर, फिर मैं इस नंबर पर भी चर्चा करूंगा और अपने व्यूअर्स, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय भी लेंगे। हाँ चलिए, कंसो आई की फिगर आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, 4411 से बढ़कर 4443 और जो मुनाफा है वो 668 करोड़ से घट के 666 करोड़। हालांकि इस पर हम जज नहीं करेंगे, इसलिए कि तमाम कंपनियों के नतीजों पर जो है वो एक लेबर कोड का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो मुनाफे पर हिट हो सकता है उसकी वजह से हो। लेकिन पूरे नंबर्स आ जाए एक बार फिर चेक करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो एनएलसी इंडिया के नतीजों पर चर्चा करेंगे और कुछ और एक्शन वाले शेयर आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक रेंज का ही कारोबार हो रहा है। हालांकि निफ्टी में है तीसरे सत्र में तेजी, लेकिन ये 25,900 और ऊपर 26,000। हमने कहा था कि ये 100 अंकों की जो रेंज है, बाजार इसी में संघर्ष करता हुआ नजर आएगा और हम क्लोजिंग भी शायद इसी के बीच में देखेंगे। 15 मिनट के आसपास का ट्रेड बच गया है, लेकिन आज ऑटो शेयर में बढ़िया मोमेंटम है और ऑटो का ही एक हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर जरा लेकर आएंगे स्क्रीन पर। अशोक लेलैंड को चर्चा करने के पीछे दो वजह हैं। एक तो ये कि इसके नतीजे कल आएंगे। हमने देखा था कि दिसंबर के जो इनके क्वार्टरली अपडेट आए थे वो काफी स्ट्रांग आए थे, 27% इनकी बिक्री बढ़ी थी। और पिछले अगर आप साल भर में देखेंगे तो ये शेयर हो गया है एग्जैक्टली डबल, 100% के रिटर्न। अगर आप पिछले साल के 10 फरवरी से लेकर आज को अगर देखेंगे तो 100% ये शेयर चल गया है, ऑल टाइम हाई पर है, 210 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो नंबर तो अंदाजा लग गया था कि स्ट्रांग आएंगे और उसी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि देखिए आप पिछले कुछ मिनटों में जो बाइंग मोमेंटम है और तगड़ा होता हुआ दिखाई दिया है। राजेश जी, आपका व्यू पहले भी आपसे पूछ चुके हैं इस पर, अशोक लेलैंड पर, और आपका कन्विक्शन पहले भी हाई था। अब जरा बताइए कि यहां से क्या टारगेट होनी चाहिए अशोक लेलैंड के लिए। तो कन्विक्शन भी बिल्कुल हाई है और स्टॉक भी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे बने ही रहना चाहिए। एक सस्टेन बाइंग एक्शन देखने को मिली अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम और स्टॉक का जिस तरीके से एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रैवल कर रहा है, ये क्लियरली साइन है कि यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना हुआ है। ये ऑटोमोबाइल स्पेस का एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से अगर स्टॉक में एक अप ट्रेंड जो बना है वो कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड, ईयर ऑन ईयर भी देखें तो ये ऑलमोस्ट 6th कंसेक्यूटिव ईयर है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो ये क्लियरली साइन है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी यहाँ पे अभी भी बची हुई है और ये स्टॉक को बाय एंड एक्यूमुलेट ही करना चाहिए। ऑन द डाउन साइड जब तक अब ये स्टॉक 190 के नीचे नहीं जाता है, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। हो सकता है स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म में टारगेट 225-230 की तरफ देखने को मिले, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म निवेशित रहते हैं तो शायद ये स्टॉक 260-280 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा, 260-280 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई देगा अशोक लेलैंड का शेयर। 1 करोड़ शेयरों के आज वॉल्यूम हुए हैं और बढ़िया, देखिए ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हैं, दोनों लोगों ने इसमें पैसे बनाए हैं और कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है और अपने रसूख के मुताबिक उसने प्रदर्शन भी दिखाया है। 210 रुपए के भाव ऑल टाइम हाई पर। एक शेयर जहां पर आज हमने शुरुआत तो अच्छी देखी, लेकिन अगर आप देखेंगे अभी तो पूरा का पूरा जो सीन है वो पलट गया है और ये शेयर है दिन के निचले स्तर पर नवीन फ्लोरिन। नंबर तगड़े आए, ब्रोकरेजेस के कन्विक्शन थे, शेयर ने आज ही ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये 4% नीचे कारोबार कर रहा है। तो प्रॉफिट टेकिंग भी हम देख रहे हैं नतीजों के बाद नवीन फ्लोरिन में। राय इसको लेकर आपसे लेना चाहेंगे अंशुल जी। नवीन फ्लोरिन क्या करना चाहिए? सर, नवीन फ्लोरिन कल हम बीटीएसटी देके गए थे, आज जब ऊपर खुला था 4%, क्लियरली ओपन हाई के साथ खुला था,
प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी हमने दी थी। अब वापस 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हुआ है, जो पूरा 63 डेज का बेस ब्रेकआउट आया था 6133 पे, उसको रीटेस्ट करने जा रहा है। तो अभी और यहाँ से 6133 तक आ सकता है। वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज भी है, वहीं रीटेस्ट भी है पूरे पैटर्न का। वहां पे अगर बुलिश एविडेंस बनता है तो दोबारा से बाई बनेगा, और नहीं बना तो फिर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गहरा जाएगी। बिल्कुल, तो ये राय आपको नवीन फ्लोरिन के ऊपर। चलिए अब एक काम करते हैं, आज की तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, आज जितना 10 मिनट बचा है उसके ट्रेड तो हम देख ही रहे हैं, उसके अलावा आज हमने तमाम एक्शन पे बात की, लेकिन कल की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। कल क्या हो सकता है मार्केट में, कौन से इवेंट्स अहम हैं, कौन से ट्रिगर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय आ गई हैं, इस वक्त हमसे जुड़ गई हैं। तृप्ति, बताइए क्या अहम ट्रिगर्स हैं, क्या अहम इवेंट्स हैं जिन पर हमें कल के मार्केट के लिए नजर रखनी चाहिए, क्या याद रखें हम कल के बाजार के लिए? जी हाँ, कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो कल अमेरिका में काफ़ी सारे अहम आंकड़े आने वाले हैं। सबसे पहले नॉन फॉर्म पैरोल और जॉबलेस डेटा आने वाला है, तो इस पर नज़र रखिएगा। इंडियन मार्केट्स में देखिए, कल निफ्टी में दिग्गज M&M अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। कॉर्पोरेट एक्शन में SJVN में फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है। और IPOs की अगर बात करें तो आप देखेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स का IPO कल बंद होगा। ए फाइनेंस के IPO का भी कल आखिरी दिन है, सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर आपको आखिरी मौका मिलेगा। इसके अलावा कल कौन सी अन्य कंपनियां भी अपने नतीजे जारी करेगी, तो देखिए अमारा राजा, मैक्स फाइनेंशियल, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, डीवीज लैब, एस्ट्राजेनेका, SJVN, अशोक लेलैंड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, जुपिटर वेगन्स, इरकॉन इंटरनेशनल और लेंसकार्ट सॉल्यूशन के नतीजे भी कल आने वाले हैं, तो इनके नतीजों पर भी कल नजर रखिएगा। जी बिल्कुल, तो ये वो तमाम इवेंट्स, तमाम वो चीज़ें, ट्रिगर्स जिन पर आपको कल के मार्केट के लिए नज़र रखनी है। लेकिन नज़र ज़रा करते हैं एक और शेयर पर, लेंसकार्ट सॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। आज अगर आप देखेंगे लेंसकार्ट सॉल्यूशन में तो 2-2.25% के आसपास की तेज़ी दिख रही है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस में। बहुत नई लिस्टिंग ही है, बहुत पुरानी लिस्टिंग है नहीं, लेकिन सिटी ने आज इनकी कवरेज जो है वो इनिशिएट की है और न्यूट्रल रेटिंग के साथ की है। टारगेट प्राइस जो है वो 500 का रखा है, 475 पे ऑलरेडी शेयर पहुंच चुका है। एक फंडामेंटल राय इस पर चाहते हैं रोहन जी से। रोहन जी बताइए, लेंसकार्ट आपको कितना पसंद है? रीसेंट लिस्टिंग है, सिटी ने तो इनिशिएट किया बट न्यूट्रल रेटिंग के साथ किया है, आप क्या कहते हैं इस पर? मैं 2 पॉइंट से बात करूंगा कि फर्स्ट क्लास इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस जो इस सबसे डेंट किया है ऑन द ऑप्टिकल बिजनेस, और कल उठ के बहुत सारी चीज में आ सकता है। तो बिजनेस मॉडल पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। कैन इट बी बॉट? आई थिंक सो। कोई भी जो नया स्टॉक है और हाई वैल्यूएशन पे आता है, एन इन्वेस्टर शुड वेट फॉर 6 मंथ्स, एक सेटल नंबर हो जाए और एक थोड़े एग्जिट भी होने हैं जो प्री IPO वाले हैं वो भी हो जाए, and then the number starts to come more better. So I think so let's 6 months settle down and then Lenskart would be a very interesting number. वही चीज हमने Paytm में देखा, Exigo में देखा, Cartrade में देखा, बहुत सारी न्यू एज बिजनेसेस में देखा। तो let us wait for 6 months. ठीक है, ये राय होगी आपके लिए लेंसकार्ट के शेयर को लेकर। चलिए, करीब करीब 8 मिनट के आसपास का समय रह गया है और फटाफट ये समझ लेते हैं कि कल के सत्र के लिए बाजार में अभी आपको दांव कहां पर लगाना है, यानी कि BTST या फिर STBT की ट्रेड्स। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे, बताइए क्या सौदा लेकर जाना है कल के लिए? अंशुल जी अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर, CP प्लस लेके जाना चाहिए। BTST 38 दिन का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है, 4 दिन की टाइट रेंज से ओपन लो के साथ निकला है। 1585 पे BTST करना चाहिए, 1550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1630 रुपए का टारगेट रहना चाहिए। 1550 का स्टॉप लॉस, 1630 का टारगेट। और जो शेयर है आदित्य इन्फोटेक, अच्छा ठीक है, 4% ऊपर ऑलरेडी हम शेयर को देख रहे हैं। अमरदीप जी आपकी तरफ से क्या होगा सर BTST? उसमें मेटल स्पेस में टाटा स्टील पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बिकॉज इसमें जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है ऑन दी अपसाइड है, और एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है 190 200 के ऊपर। फिलहाल ये 207 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसमें अच्छी रैली टुवर्ड्स 220 225 की देखी जा सकती है। तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 193 का रहेगा, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टाटा स्टील।
ठीक है, टाटा स्टील में बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं 225 रुपए की तरफ जाने के लिए शेयर तैयार है और आज बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ टाटा स्टील में बाइंग हुई है। तो ये मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि यहीं पर फेड अवे नहीं होगा, ये सस्टेन करने वाला है। 3% के गेंस हमने शेयर में आज देखे हैं और टाटा स्टील अभी भी आप देखिए उस गेंस को सस्टेन करने की पूरी कोशिश, और अब तो 6 मिनट के आसपास का ही समय रह गया है। राजेश सर, आप बताइए सर, आपके पास बाजार का मोमेंटम बढ़िया है तो क्या एक शेयर देंगे या फिर सर 2 शेयर हैं आपके पास? तो 2 स्टॉक्स है और दोनों बाय साइड के। पहला स्टॉक इटर्नल रहेगा। इटर्नल में एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। काफी समय से करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, वापस 300 रुपए के ऊपर आते हुए दिख रहा है क्लोजिंग। हमें लगता है यहाँ पे 315 के टारगेट प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं नियर टर्म के हिसाब से। ऑन द डाउन साइड 298 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है संवर्धना मदरसन। यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है और स्टॉक को अगर एनालाइज करें तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। वीकली चार्ट पे एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। हमें लगता है मदरसन में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं करीब 135 136 की तरफ। ऑन द डाउन साइड 126 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। ठीक है, संवर्धन मदरसन को लेकर ये व्यू 4% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। एक शेयर आपको जरा हम बता दें, एक अपडेट आया है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। प्रदीप हल्दर ने कॉल दी थी आपको एमटार टेक को लेकर। ये डिफेंस से जुड़ी ये कंपनी है एमटार टेक, और मैंने देखा था कि बजट के कुछ अनाउंसमेंट्स जिसमें कि न्यूक्लियर के लिए अगर कंपोनेंट इंपोर्ट होते हैं तो ड्यूटी से उनको राहत दी गई थी, और उसके बाद से हम देख रहे कि शेयर ये चल रहा था 7.5% ऊपर अभी भी है। तो इसमें आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करके एमटार टेक से निकल सकते हैं। एक स्टॉक पर जरा फटाफट व्यू ले लेते हैं और राय आप ही दीजिए राजेश सर। वो शेयर है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। बजट के अनाउंसमेंट्स ने, और हमने देखा कि जो ट्रेड डील हुई है यू के साथ या फिर यूएस के साथ, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और 52 वीक हाइज पर ये शेयर जाके कारोबार कर रहा है। आज भी अच्छी तेजी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में। क्या राय होगी आपकी सर इसको लेकर, क्या बने रहे इसमें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक अच्छा सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम आते हुए दिखा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से अब स्टॉक 380 के ऊपर सस्टेन हो चुका है, तो हमें लगता है जब तक अब ये 380 के ऊपर है तो ये ब्रेकआउट ट्रेड इस स्टॉक को फर्दर 415 से लेके 430 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए। अभी तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए 380 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, बट जो 1 या 2 दिन के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें 392 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी करें। 415 पहला लक्ष्य होगा, देन उसके बाद हमें लगता है 430 की तरफ स्टॉक बढ़ेगा। ये स्टॉक बढ़ सकता है, ये राजेश जी की राय है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ऊपर 380 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 7% की तेजी ऑलरेडी ये शेयर दिखा रहा है। चलिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है फूड डिलीवरी का सेगमेंट, इटर्नल और स्विगी। इन दोनों शेयरों को आपकी स्क्रीन पर बारी बारी लेकर आते हैं। आप देखिए स्विगी और इटर्नल दोनों में ही, इटर्नल मतलब जोमेटो की पेरेंट कंपनी, इन दोनों कंपनियों में आप देखिए 5% चढ़ा है इटर्नल और 5% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी स्विगी के ऊपर। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर ये कि जेफरीज ने एक तो कवरेज की इटर्नल के ऊपर, दूसरा नतीजे अच्छे आए थे और उसका असर आपको दिख रहा है इटर्नल के ऊपर कि वो शेयर 5% के आसपास चढ़ा है। स्विगी तो अब ज्यादा चढ़ गया, इनफैक्ट 6% के आसपास। इन दोनों शेयरों में क्या पसंद है ये पूछते हैं हम अमरदेव जी से कि अमरदेव जी आपको क्या पसंद है इन दोनों शेयरों में? क्या दोनों में कोई मौके खोजे जा सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? तो देखिए, आपने सही कहा कि एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि दोनों में चुनना पड़े तो मैं इटर्नल को पसंद करूंगा, बिकॉज इटर्नल जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। हाँ, हालांकि हम लोगों ने एक अच्छी करेक्शन देखी और करेक्शन के बाद एक पुल बैक देखा है, तो 295 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है टुवर्ड्स 325 330। तो दोनों में इटर्नल इज अ बेटर ऑप्शन। नहीं, ठीक है, इटर्नल बिल्कुल कंसेंसस बाई है और आप देखिए कि वैल्यूएशंस तो दोनों के ही हाई आपको लगेंगे, लेकिन इटर्नल को कम से कम अर्निंग का सपोर्ट है और 5% ऊपर ये शेयर 300 रुपये के ऊपर निकला है काफ़ी समय के बाद। ठीक है, क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। कुल मिला जुला के एक पॉजिटिव सत्र रहा। 26,000 का हर्डल बाजार के लिए रहा, आज वो पार हो नहीं पाया, लेकिन ये भी हुआ कि 25,900 के भी बाजार ने तोड़ा नहीं। और जब हमने शो की शुरुआत की थी तो ये क्लियरली देखिए, डेटा कई बार काफ़ी कुछ बता देते हैं कि बाजार में होने क्या वाला है, बहुत कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती है।
25,900 निफ्टी पर बचा। 50 अंकों के लिमिटेड गेंस रहे और निफ्टी बैंक ने 60,500 के लेवल को बचाया। हमने साफ साफ कहा था कि ये सपोर्ट भी अब बचे हुए सत्र में टूटने वाला है नहीं। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से हमने निफ्टी बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखी, लेकिन निफ्टी ने लगाई है तेजी की हैट्रिक। 25,900 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और आज जो बड़े गेनर्स रहे, इटर्नल, टाटा स्टील, M&M, ONGC, बजाज ऑटो, आयशर, जहां पर 1.5 से लेकर 5% के आसपास की तेजी हमने देखी। अगर हम वायदा की बात करें तो BSE लिमिटेड में हमने जबरदस्त उछाल देखा, करीब 6% का, क्योंकि नंबर इसके काफी दमदार आए थे। और टाटा स्टील में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अगर कुछ बड़े मूवर्स की अगर हम बात करें तो आज के सत्र में हमने देखा कि स्टरलाइट टेक 10% चढ़ा है। एडलवाइस फाइनेंशियल में करीब 9% की तेजी। इसके अलावा सन टीवी थोड़े से इसमें लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये शेयर भी करीब 8% चढ़ा है। टाटा कम्युनिकेशन में 7% की तेजी रही। JM फाइनेंशियल, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 400 रुपए के ऊपर क्लोज किया है, 7% के गेंस रहे। और ये सामने आपके हीट में फार्मा, केमिकल, हेल्थ केयर, PSU बैंक, निफ्टी बैंक, ये बैंकिंग का पार्टिसिपेशन आज रहा नहीं, लेकिन उसके अलावा बाजार का जो मोमेंटम रहा काफी अच्छा रहा। स्पेशली अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें तो आप देखिए 1.5% के आसपास के मूव रहे। और मारुति हो गया, M&M हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, ये तमाम शेयर आज के सत्र में चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो फाइनल क्लोजिंग के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 अंकों के गेंस के साथ 25,900 के ऊपर क्लोज किया है। निफ्टी बैंक में 100 अंकों की नरमी आई है, हालांकि 60,500 के लेवल को होल्ड किया। ब्रॉडर मार्केट की जो पिक्चर थी बाजार के लिए वो ठीक ठाक थी, क्योंकि 1800 शेयर चले और 1100 साढ़े 1100 शेयरों में आज हमने कमजोरी देखी। हालांकि इंडिया विक्स एक बाजार पे पॉजिटिव फैक्टर है, 3.5% टूटा, 12 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स। आज हमने देखा कि IT शेयरों में कमजोरी रही है। HCL टेक का शेयर सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा, 2% ये टूटा। और इसके अलावा कुछ बड़े स्टॉक्स में हमने देखा कि भारतीय एयरटेल हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्होंने बाजार को थोड़ा नीचे खींचने का काम किया। बजाज फाइनेंस की गिरावट रही 0.25% के आसपास की। फाइनली 25,935 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60,600 के ऊपर की क्लोजिंग, लेकिन नरमी रही है 40 अंकों की। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, अमरदेव जी, अंशुल जी और रोहन जी, आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर और बाजार को लेकर अपनी रणनीति हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल विकास कर मुझे अब दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी कल की तैयारी। नमस्कार।